पहले क्लास में जो है ना 21 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे। नहीं देखें जाके देख लीजिए, वीडियो है ही ये डाला हुआ। देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 22 से मेरे पास क्या है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 22 से पढ़ना। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 कि मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? बताइए क्या होगा। मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? मध्य कहाँ के थे? मध्य एशिया के थे। हाँ, मध्य एशिया के थे। कह रहा है कि मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? तो मध्य एशिया के थे। देखिए इधर आइए, कह रहा है कि मंगोलों, यहाँ पे कह रहा है ना कि मंगोलों के वंशज मुगल मुगल मध्य एशिया के मूल निवासी थे। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी रेगिस्तान के निवासी थे। तो कह रहा है कि मंगोल चीन के उत्तर में गोबी रेगिस्तान के निवासी थे। वे विभिन्न कबीले में बटे थे। उन्हें एक कबीला से चंगेज खां संबंधित था और इसी के 14वें वंशज मातृपक्ष में से बाबर था, जो तैमूर तुर्क का 5वां वंशज था। पिता पक्ष भी था, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि बाबर कह रहा है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में स्वयं को अपनी माँ के वंश के से मारने का जोड़ दिया था। तो कह रहा है ना कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में स्वयं को अपनी माँ के वंश से मारने का जोड़ दिया था, इसलिए उसे उसके द्वारा स्थापित वंश मुगल वंश कहलाया। आगे कह रहा है कि बाबर ने पदशाही की स्थापना की। तो यह कि पदशाही जो है ना, पद की स्थापना किसने किया था? तो बाबर किया था। कौन किया था? बाबर किया था। और जिसके तहत शासक को जो है बादशाह कहा जाता था। आगे है कि मुगल बादशाहों का जो क्रम इस प्रकार दिया। बताइए बाबर का कितना से कितना था? बाबर का बोले तो 1526 से 1530 ना, बाबर का 1526 1530। और इसके बाद हुमायूं कितना था? हुमायूं का बोले तो 1530 से 1540 था। उसके बाद 1555 से 56 भी रहा था। तो बाबर का जो है ना, बाबर को बेटा हुमायूं ही क्रम दिया जाता है। तो बाबर का 1526 से 30, हुमायूं का 1530 से 40, उसके बाद 1555 से 1556। अब अकबर बताइए, अकबर से कितना था? अकबर का बोले तो 1556 से 1605 अकबर का। और जहांगीर का बोलेगा तो 1605 से 1627 ईस्वी तक था। और शाहजहाँ का बोलेगा तो 1627 से 1657। और औरंगजेब का बोलेगा तो 1658 से 1707 था। तो बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहाँ, शाहजहाँ का बेटा औरंगजेब। ऐसे दिया हुआ है, सबका दिया हुआ। आगे है कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उत्तरकालीन मुगल सम्राट 1707 में 1857 ईस्वी तक रहे थे। तो कह रहा है ना कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उत्तरकालीन मुगल सम्राट 1707 से जो है 1857 ईस्वी तक रहे थे। आगे कह रहा है कि बहादुर शाह द्वितीय ने जिसको जफर अंतिम मुगल सम्राट था। तो बताइए अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो क्या होगा? बहादुर शाह द्वितीय। इसी को जफर के नाम से बोलते हैं, ठीक है। अब जफर भी बोलते हैं। हाँ, अगला है कि बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन है? तो देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो क्या होगा? 21 अप्रैल 1526 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। 26 को पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। यह युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में जो है ना, बाबर विजय रहा, इब्राहिम लोदी मारा गया था। बाबर ने इस युद्ध में तुगलुमा युद्धपति को तोपखाने, इस युद्ध में पहली बार तोपे का प्रयोग किया गया था। कौन? पानीपत का प्रथम युद्ध में प्रयोग किया गया था। आयकर उस्ताद अली कुली एवं मुस्तफ़ा बाबर के तोपची थे। इन्होंने तोपों को सजाने के में उस्मानी विधि रूपी विधि का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, बताइए खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध बात करें तो 17 मार्च 1527। हाँ, जो खानवा का युद्ध हुआ था ना, वो 17 मार्च 1527 को हुआ था। तरह यह युद्ध बाबर एवं मेवाड़ शासक राणा साहा के बीच हुआ था। युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया था। क्वेश्चन पूछेगा ना कि बाबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध के जीतने के बाद किया था? क्या होगा? खानवा का युद्ध के बाद। आगे बोले चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध बोले तो 29 जनवरी 1528। हाँ, चंदेरी का जो युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 को हुआ था। यह युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। बताइए चंदेरी का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? चंदेरी का बाबर और मेदिनी राय के मध्य। हाँ, बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ, जिसे मेदिनी राय मारा गया। अब बाबर ने इस युद्ध में क्या हुआ? जिहाद घोषित किया गया। एक घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा का बोलेगा तो मई 1529 में हुआ था। कब हुआ था? मई 1529 में। इस युद्ध में जो है ना, घाघरा के युद्ध में बाबर ने घाघरा तट के तट पर बिहार के अफगानों को पराजित किया। यह बाबर की द्वारा लड़ी गई अंतिम लड़ाई थी। बताइए बाबर के द्वारा अंतिम लड़ी गई लड़ाई कौन थी? घाघरा का युद्ध। इसके बाद तो 1530 में क्या होता है? बाबर मर ही जाता है। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, बाबर मर गया। तो 1530 में क्या होता है? बाबर मर जाता है। इसका छोटा डेट 6 मई है ना? देखना पड़ेगा, कंफर्म नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था? क्या होगा? बताइए। अकबर बनाया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया?
कह रहा है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था। याद रखिएगा ना, ये अकबर बनवाया था। ठीक है, तो कह रहा है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा मुगल शहंशाह अकबर ने बनवाया, अकबर के काल में जो है ना बनवाया गया था। 1570 ईस्वी में लाल बालुआ पत्थरों से निर्मित तथा चार बाग शैली पर आधारित यह इमारत अकबर की माँ और हुमायूं की विधवा पत्नी हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनाया गया था। कौन सा, किसको बनाया गया था? हुमायूं का मकबरा ना, हुमायूं का मकबरा। ठीक है, हुमायूं का आगे मकबरा करा बनवाया इसका गया। डिजाइन जो है ना, इसका डिजाइन शिल्पकार मलिक मिर्जा ग्यास बेगम ने तैयार किया था। इसका डिजाइन जो है ना, हुमायूं का मकबरा का जो है इसका डिजाइन बोलेगा तो फारसी शिल्पकार मलिक मिर्जा ब्यास बेग ने तैयार किया था। अब आइए नेक्स्ट नेक्स्ट आगे कह रहा है कि इसी के डिजाइन पर आगे चलकर ताजमहल का निर्माण हुआ। ठीक है, इसी के डिजाइन पे आगे कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में हुए निर्माण कार्यों में हिंदू मुस्लिम शैलियों का व्यापक समन्वय दिखता था। आगे कह रहा है कि स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की जो है ना महत्वपूर्ण कृतियां हैं। पहला, हुमायूं का मकबरा आगरा का किला, ये कब बनवाया था बताइए? ये अकबर ने बनाया था। 1565 हाँ, हुमायूं का मकबरा आगरा का लाल किला 1565 में। आगरा का किला 1565 में बनवाया था। दोनों का निर्माण ना अकबर किया था। हुमायूं का मकबरा का निर्माण अकबर किया था, आगरा किला का भी अकबर किया था। और लाहौर किला, फतेहपुर सीकरी का किला, बुलंद दरवाजा, इलाहाबाद का किला, पंचमहल 1583 में करवाया था। जोधाबाई के महल का इबादत खाना, ये सभी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर करवाया था। तो याद रखिएगा ना अकबर ने कि करवाया था। हाँ, तो हुमायूं का मकबरा अकबर निर्माण करवाया था। आगरा का लाल किला 1565 में निर्माण हुआ था, अकबर करवाया था। और लाहौर किला का निर्माण अकबर करवाया था। और फतेहपुर सीकरी का किला का निर्माण अकबर करवाया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर करवाया था। इलाहाबाद का किला बोलेगा तो अकबर करवाया था निर्माण। पंचमहल का निर्माण हुआ था 1583 में, इसका निर्माण जो है ना अकबर करवाया था। और जोधाबाई का महल जो है इसका भी निर्माण अकबर करवाया था। इबादत खाना का जो है ना निर्माण ये भी करवाया था, अकबर करवाया था। ये सभी जो है ना अकबर के द्वारा निर्मित भवन है। आगे है कि जहांगीर काल में निर्मित अकबर का मकबरा सिकंदरा एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में है। तो आगरा का अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में, पता है इसको किसने बनवाया था? जहांगीर बनवाया था। ठीक है, अकबर का जो मकबरा है ना सिकंदरा में, इसको बनाया था जहांगीर ने। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो जहांगीर बनवाया था। आगे कह रहा कि अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा दिल्ली में, इसको किसने बनवाया था? तो जहांगीर बनवाया था। अगला है कि जहांगीर। अनारकली का मकबरा लाहौर में, इसको निर्माण किसने करवाया था? तो जहांगीर ने करवाया था। जहांगीर। दिलकुशा बाग ये लाहौर में, इसका निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर करवाया था। जहांगीर। शालीमार बाग कश्मीर में, इसका निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर करवाया था। जहांगीर। वास्तुकला के महत्वपूर्ण उदाहरण है ये सब है। ठीक है, आगे करा कि जहांगीर के शासनकाल में दीवारों को फूलदार आकृतियों में सजाने का चलन शुरू हुआ। साज सजा का यह शैली सड़क जड़ायु नक्काशी पितादुरा का कहलाती है। आगे कला कि नूरजहां द्वारा आगरा में बनवाया गया पिता एतमादुल्ला का मकबरा पितादुरा शैली में निर्मित प्रथम मकबरा है। तो कह रहा है ना कि नूरजहां द्वारा आगरा में बनवाया गया उसके पिता एतमादुद्दौला का मकबरा पितरादुरा शैली में निर्मित प्रथम मकबरा है, याद रखिएगा। आगे कह रहा कि शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य के चरमोत्कर्ष के कारण वहीं सुनिए ना, देखिए मतलब यहाँ पे कि नूरजहां द्वारा आगरा में बनवाया गया उसके पिता, मतलब नूरजहां के पिता ने एतमादुद्दौला। हाँ, उसके पिता एतमादुद्दौला का मकबरा जो है ना उसके द्वारा उस आगरा में बनवाया गया। नूरजहां द्वारा आगरा में बनवाया गया उसके पिता एतमादुल्ला का मकबरा पितरादुरा शैली में निर्मित है। क्वेश्चन पूछेगा ना कि एतमादुल्ला का जो मकबरा है किस शैली में निर्मित है, तो याद रखिए पितरादुरा शैली में प्रथम मकबरा निर्मित है, जिसको बनवाया था नूरजहां पितरादुरा बनवाया था। शैली में। आगे कह रहा कि शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य कला का चमत्कार के कारण मुगल काल का क्या कहता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे कह रहा कि शाहजहां द्वारा यहाँ से ये क्वेश्चन है कि हुमायूं की मकबरा कौन बनवाया था? तो गुलबदन बेगम, मतलब अकबर की माँ है ना। आगे कह रहा हाँ, आगे कह रहा कि शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें बताइएगा। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां करवाया था। दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसने करवाया है? तो शाहजहां करवाया है। और दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? तो शाहजहां करवाया है। और मोती मस्जिद जो आगरा में, इसका निर्माण किसने करवाया है? तो शाहजहां करवाया है। लाहौर शाहजहां। किला स्थित शीश महल का निर्माण किसने करवाया है? तो शाहजहां करवाया है। तो ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, मोती मस्जिद आगरा वाला और लाहौर किला स्थित शीश महल, ये सभी का निर्माण जो है ना शाहजहां करवाया था, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि ताजमहल का मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था तथा उस्ताद ईसा इसकी रूपरेखा तैयार किया था। तो कह रहा है ना कि ताजमहल का जो मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी, बहुत पूछता है। तथा उस्ताद ईसा ने इसकी रूपरेखा तैयार किया था ताजमहल का। नेक्स्ट औरंगजेब के शासनकाल में निर्मित इमारतें हैं। बादशाही मस्जिद जो है ना लाहौर में, इसका निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब करवाया था। ठीक है,
बीवी का मकबरा बीवी का मकबरा इसी को दक्कनी ताज, ये औरंगाबाद में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब करवाया था। औरंगजेब। मोती मस्जिद दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किला में है, औरंगजेब। औरंगजेब करवाया था। और जहांगीर के मकबरे जो है ना, लाहौर का निर्माण किसने करवाया था? नूरजहां करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, जहांगीर के मकबरे रहेगा तो जहांगीर के मकबरे जो है ना, लाहौर में है, उसका निर्माण किसने करवाया था? नूरजहां करवाया था। आगे कह रहा कि शाहजहां को मृत्यु के पश्चात ताजमहल में ही उसकी पत्नी मुमताज की कब्र के निकट दफना दिया गया था। कह रहा कि शाहजहां को मृत्यु पश्चात ताजमहल में उसकी पत्नी जो है ना, मुमताज की कब्र के निकट ही उनको ना दफना दिया गया था। ठीक है, शाहजहां को। औरंगजेब का दौलताबाद स्थित, जहांगीर की पत्नी नूरजहां है ना। क्या नहीं पत्नी, हाँ। आगे कह रहा है कि शाहजहां को मृत्यु के पश्चात जो है ताजमहल में उसकी पत्नी मुमताज जो है ना की कब्र के निकट दफना दिया गया था। औरंगजेब ने को दौलताबाद स्थित खुलदाबाद नामक स्थान पर प्रसिद्ध सूफी शेख बुरहानुद्दीन के मकबरे में चार दीवारी को दफनाया गया था। तो कह रहा है ना कि औरंगजेब को दौलताबाद स्थित खुलदाबाद नामक स्थान पर प्रसिद्ध सूफी शेख बुरहानुद्दीन के मकबरे के चार दीवारी में दफनाया गया। क्वेश्चन नंबर कर रहा है 24 कि किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? बताइए, किस कला को कहते हैं? सुंदर लेखन को, हाँ, सुंदर लेखन को ना कैलीग्राफी कहा जाता है। सुंदर लेखन की कला को कैलीग्राफी कहते हैं। एडवर्ड जॉस्टन को आधुनिक कैलीग्राफी का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है प्रमुख शब्दावली, जैसे कि मानचित्र बनाने की कला क्या कहलाता है? मानचित्र बनाने की कला कार्टोग्राफी। मानचित्र बनाने की कला क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। छवियां बनाने की कला को क्या कहते हैं? फोटोग्राफी। छवियां आएगा तो फोटोग्राफी। पत्थर पर लिखने की कला को लिथोग्राफी। पत्थर पे मानचित्र आएगा तो फोटोग्राफी, छवियां आएगा तो फोटोग्राफी, पत्थर पर लिखने आएगा तो लिथोग्राफी। आगे बताया कि सपाट सतह पर खांचे काटकर डिजाइन उकरने का अभ्यास क्या कहलाता है? उत्कीर्णन कहलाता है। ठीक है, इनगैवरिंग कहलाता है। हाथी दांत पर नक्काशी क्या कहलाता है? हाथी दांत पर नक्काशी आइवरी कॉर्विंग। आइवरी कॉर्विंग। पत्थर पर नक्काशी बोलेगा तो क्या कहलाता है? मूर्ति कला कहलाता है। पत्थर पर नक्काशी का मूर्ति कला। बताएगा कि कपड़े पर सुई का उपयोग कर सूत से सजाने की कला क्या कहलाता है? कढ़ाई कहलाता है ना, कढ़ाई। 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 सोने का पानी चढ़ाने की कला क्या कहलाता है? गिल्डिंग। सोने की पानी पर चढ़ाने की कला गिल्डिंग। सुखाने वाले तेल के माध्यम से पिगमेंट के साथ पेंटिंग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तेल चित्र कहलाता है। सुखाने वाले तेल के माध्यम से पिगमेंट के साथ पेंटिंग करने वाली प्रक्रिया तेल चित्र है। बताया कि धागों या उसके दो अलग अलग सेटों के से कपड़ा बनाने की विधि क्या कहलाती है? बुनाई। बुनाई। कागज डिजाइन की कला क्या कहलाती है? कागज काटना, पेपर कटिंग। बताया कि कागज पर चिन्हित करने वाली दृश्य कला क्या कहलाता है? चित्रकला। कागज पर चिन्हित करने की दृश्य कला क्या कहलाता है? चित्रकला। इमारत बनाने की कला क्या कहा जाता है? वास्तुकला है, वास्तुकला। क्वेश्चन 25 पे आइए। बताइए कि राज राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए क्या होगा? राजेश्वर मंदिर स्थित है तंजावुर में। तंजावर में, हाँ, तंजावर में, हाँ। कह रहा है कि राज राजेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजावर में स्थित है। और आगे कह रहा है कि तंजावर जो है ना, राज राजेश्वर, ये तो तंजौर बोल सकते हैं। राज राजेश्वर का शिव मंदिर को चोल राजा राज प्रथम ने बनवाया था। पूछेगा कि राज राजेश्वर का जो मंदिर तंजौर में है ना, उसको किसने बनवाया था? तो राज प्रथम ने बनवाया था। और ये जो है ना शिव मंदिर की है, शिव मंदिर। यह द्रविड़ शैली में लगभग 10वीं से 11वीं शताब्दी में मध्य तंजौर में तमिलनाडु में बनवाया गया था। आगे कह रहा है कि द्रविड़ शैली की बोल रहा है कि इस मंदिर की वास्तुकला शैली का विकास दक्षिण भारत में हुआ। द्रविड़ शैली का विकास कहाँ हुआ? तो दक्षिण भारत में हुआ है। ठीक है, इस शैली के मंदिरों का निर्माण जो है ना पंचायतन शैली में किया जाता है। अब इसका विशेषताएं क्या है कि मंदिर ऊंची चार दीवारी से घिरे होते हैं, जिसे एक ऊंचा प्रवेश द्वार होता है, जिसे क्या कहते हैं? गोपुरम कहा जाता है। क्या कहता है? गोपुरम कहा जाता है। आगे कह रहा है इस शैली, मतलब जो है ना इस शैली में तो द्रविड़ शैली के बारे में बोल रहा है। द्रविड़ शैली के मंदिरों को पिरामिडनुमा शिखर होता है, जिसे विमान कहते हैं। मुख्य मंदिर के शीर्ष का विमान होता है। कि आगे की गर्भगृह के प्रवेश द्वारा द्वारपाल, मिथुन और यक्ष की जो है ना मूर्तियां होती है। ठीक है, गर्भगृह की जो है द्रविड़ शैली में जो होता है ना, द्रविड़ शैली में क्या बोल रहा है कि गर्भगृह के प्रवेश द्वारा द्वारपाल, मिथुन और यक्ष की मूर्तियां होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि मंदिर परिसर के अंत जलाशय की उपस्थिति द्रविड़ शैली की अद्वितीय विशेषता है। द्रविड़ शैली के विभिन्न मंदिर हैं। द्रविड़ शैली में जो विभिन्न मंदिर बना हुआ है ना, मंदिर दिया हुआ है, स्थान दिया हुआ, समय शासक दिया हुआ है। कि कैलाश मंदिर जो है ना कहाँ स्थित है, अब किस सदी में बना था? बताइए। कैलाश मंदिर कांचीपुरम में है। ठीक है, ये 8वीं शताब्दी में राजा सिंह के द्वारा बनवाया गया था। और ये तो है कि
बैंकुंठ पेरुमल मंदिर कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। मेरा मिल नहीं रहा है, नहीं सब मिल रहा है, करते जा रहे हैं। तमिलनाडु में है, ठीक है। आपको गर्मी लग रहा है। आगे मुक्तेश्वर एवं मंगलेश्वर मंदिर कहाँ है? तो कांचीपुरम में है, याद रखिएगा। ये नौवीं शताब्दी में बनाया गया था। ये नंदीवर्मन जो है ना उसमें शासक था, याद रखिएगा। कैलाश मंदिर कांचीपुरम, क से कैलाश, क से कांचीपुरम। बैंकुंठ पेरुमल मंदिर बोला तमिलनाडु, और मुक्तेश्वर एवं मंगलेश्वर मंदिर बोलेगा तो कांचीपुरम में है, याद रखिएगा। देखिए चोलेश्वरम मंदिर जो है ना ये कहाँ स्थित है और ये किस सदी में बना था और किसके इसमें शासक कौन था? बताइए। चोलेश्वरम मंदिर, चोलेश्वरम मंदिर जो है ना नरथामलाई तमिलनाडु में है। 9वीं शताब्दी में बना था। विजयालय इसका जो है ना इसमें शासक था। नागेश्वर मंदिर बताइए क्या होगा नागेश्वर मंदिर का? कुंभकोणम, कुंभकोणम तमिलनाडु में है, ठीक है। और 9वीं से 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। आदित्य प्रथम इसमें शासक था। तिरुबालेश्वर मंदिर बताइए, तिरुबालेश्वर मंदिर। ये ना देशम तिरुनेलवेली। हाँ तिरुबालेश्वर मंदिर जो है ना ये ब्रह्मदेश्वम है। 10वीं शताब्दी तिरुवेनेवली है। 10वीं से 11वीं शताब्दी में बना था। राजा राज प्रथम इसका जो था ना शासक था उसमें। बैद्यनाथ मंदिर बताइए। सभी जो है ना मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ था। ये बैद्यनाथ मंदिर क्या होगा बैद्यनाथ मंदिर का? बैद्यनाथ मंदिर तिरुचिरापल्ली राजराज प्रथम बनवाया था। हाँ राजराज बैद्यनाथ मंदिर जो है ना तिरुचिरापल्ली में राजा प्रथम बनवाया था। नेक्स्ट है उत्तर कैलाश मंदिर बताइए। उत्तर कैलाश मंदिर तंजौर राजराज प्रथम। उत्तर कैलाश मंदिर जो है ना तंजौर में है, राजा राज प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट है शिव देवालय। शिव देवालय कहाँ स्थित है? शिव देवालय रहेगा ना तो पुलुनरुवा पुलुनरुवा राजराज श्रीलंका में है। प्रथम। पुलुनरुवा श्रीलंका में है, राजा राज प्रथम बनवाया था। एरावतेश्वर मंदिर बताइए। ऐरावतेश्वर मंदिर दारासुरम में है, तमिलनाडु में है। दारासुरम तमिलनाडु में है। ऐरावतेश्वर मंदिर जो है ना दारासुरम तमिलनाडु में है, राज द्वितीय बनवाया था। नेक्स्ट है तिरुभुवनेश्वर मंदिर जो है ना कंपहेश्वर इसको बोलते हैं। ये कहाँ स्थित है बताइए? त्रिभुवनेश्वर मंदिर तो त्रिभुवनम तमिलनाडु में है। हाँ तो त्रिभुवनेश्वर मंदिर जो है ना और इसको त्रिभुवन मंदिर त्रिभुवनम तमिलनाडु में स्थित है। 10वीं से 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। कुलोत्तुंग तृतीय बनाया था इसको। अगला वैष्णव मंदिर बताइए। वैष्णव मंदिर ये सभी द्रविड़ शैली में बना हुआ है। वैष्णव मंदिर नेलोर अब 12वीं सदी बुका प्रथम ने आंध्र प्रदेश तो वैष्णव मंदिर जो है ना नेल्लोर में मतलब किया गया बनाया गया था, जो नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है। और वैष्णव मंदिर कहाँ है? नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है। 12वीं सदी में बना था। बुका प्रथम इसमें शासक था। और मीनाक्षी मंदिर बताइए। ये भी द्रविड़ शैली में बना हुआ है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु और नायक वंश। मीनाक्षी मंदिर जो है ना मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। इसका नायक वंश ने बनवाया था। अब है नागर शैली। कह रहा है कि नागर शैली के बारे में दिया हुआ है कि नागर शैली के बारे में दिया हुआ है कि नागर शैली भारत के उत्तरी भाग में इस मंदिर की वास्तुकला शैली का विकास हुआ है। नागर शैली का विकास जो है उत्तरी भाग में इस मंदिर वास्तुकला शैली का विकास हुआ है। और नागर शैली का विशेषताएं क्या क्या है? तो मुख्य मंदिर के सामने मंडप स्थित होते हैं। मंडपों के निर्माण में स्तंभों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि मंदिरों में समान रूप से भूमि से ऊंचे बनाए गए मंच वेदी पर निर्मित किया जाता है नागर शैली का। आगे कह रहा है कि गर्भगृह के बाहर देवी गंगा यमुना की प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता है नागर शैली में। समानता मंदिर परिसर में जलाशय नहीं होता, याद रखिएगा। इस शैली के विभिन्न मंदिर कौन कौन है? नागर शैली का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क में है। सूर्य मंदिर कहाँ है? ये नागर शैली में निर्मित है। जगन्नाथ मंदिर पुरी में किस शैली में निर्मित है? तो नागर शैली में है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? खजुराहो में मध्य प्रदेश में। किस शैली में निर्मित है? तो नागर शैली में निर्मित है। सूर्य मंदिर बोलेगा मोढेरा में है। किस शैली में निर्मित है? तो नागर शैली में। और दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान में। ये भी जो है ना नागर शैली में निर्मित है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है बेसर शैली। बेसर शैली क्या है? तो कह रहा है एक निश्चित मिश्रित वस्तु मंदिर वास्तुकला शैली है। कह रहा है कि बेसर शैली एक मिश्रित मंदिर वास्तुकला शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली दोनों ही विशेषताएं समाहित है। यह शैली मुख्यतः दक्कन के क्षेत्र में प्रचलित थी। आगे कह रहा विशेषताएं क्या क्या है? तो विमान और मंडप को ज़्यादा महत्व है इसमें बेसर शैली में। और खुले प्रदक्षिणा था पथ है। और खंभों दरवाजों और छत को बारीक नक्काशी से सजाया जाता है बेसर शैली में। इसमें कौन कौन मंदिर है? तो देखिए होयसर मंदिर नागर शैली में बना हुआ बेसर शैली में बना हुआ। राष्ट्रकूट के ऐहोल मंदिर बेसर शैली में बना हुआ। कैलाश मंदिर बेसर शैली में बना हुआ जो एलोरा में है और बेसर शैली में निर्मित है, याद रखिएगा। तो होयसर मंदिर, राष्ट्रकूट के ऐहोल मंदिर, कैलाश मंदिर ये सब जो क्या है बेसर शैली में निर्मित है। क्वेश्चन 26 पे एक पंडित अब बोले छोड़ दीजिए अब। थोड़ा सा और पढ़ते 5 मिनट और पढ़ते देखिएगा ना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? क्या होगा बताइए। ये ना 14 नवंबर 1889। 1889 को हुआ था। 1889 को हुआ था यार। 1889 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? 1889 को हुआ था। कह रहा है ना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो है ना 14 नवंबर 1889 को हुआ था।
और 16 वर्ष की आयु में हैरी विश्वविद्यालय लंदन मई 1905 में जो है ना पढ़ने गए थे। आय करा अक्टूबर 1907 में विश्व के सबसे बड़े विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी महाविद्यालय के अध्ययन हेतु, ठीक है, कह रहा है कि अक्टूबर 1907 में विश्व के सबसे बड़े विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी महाविद्यालय में अध्ययन हुए हेतु गए। आय करा नेहरू का विवाह जो है ना 8 फरवरी 1910 को दिल्ली के कमला से हुआ था। नेहरू का जो विवाह हुआ था 8 फरवरी 1910 को दिल्ली के कमला से हुआ था। आय करा नेहरू सर्वप्रथम गोपाल सिंह गोखले के सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की से प्रभावित हुए थे। जो नेहरू थे ना सर्वप्रथम गोपाल सिंह गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे। आय करा कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, 1916 में हुआ था। पहली बार नेहरू की मुलाकात गांधी जी से हुई थी। तो कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था ना 1916 में जो हुआ था, उसमें पहली बार जो है ना नेहरू गांधी जी से क्या किए, मुलाकात किए। इसी वर्ष नेहरू को तिलक और एनी बेसेंट द्वारा संचालित प्रोविंशियल होम रूल का संयुक्त सचिव बना दिया गया, ठीक है, नेहरू को। आय कर रहा है कि दिसंबर 1921 में असहयोग आंदोलन के समय नेहरू को गिरफ्तार किया गया। दिसंबर 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान नेहरू को गिरफ्तार किया गया और जनवरी 1923 में अंतिम सप्ताह में मुक्त कर दिया गया। जनवरी 2023 में क्या किया गया, उनको छोड़ दिया गया। आय कर रहा है कि नेहरू जी गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद करने की विरोध में रोष व्यक्त किया। नेहरू जी गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद करने के विरोध में रोष व्यक्त किया। और दिसंबर 1923 में काकीनाडा में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मौलाना अहमद अली की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें कांग्रेस का सचिव नेहरू को बनाया गया था 1923 में, जो काकीनाडा में हुआ था। आगे कह रहा है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो हुआ था कब हुआ था, दिसंबर 1929 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो है ना जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार की थी, ठीक है। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू किया था पहली बार 1929 में। इस अधिवेशन में कहा कि नेहरू रिपोर्ट को लागू करने की अवधि समाप्त हो गई है, ठीक है। अब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव को अपनाया जाए और इसमें स्वराज का अर्थ जो है ना पूर्ण स्वतंत्रता होगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि इस सम्मेलन में नेहरू जी ने 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा वंदे मातरम इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ फहराया था। तो कह रहा है ना कि इस सम्मेलन में नेहरू जी ने 31 दिसंबर 1929 के मध्य रात्रि को, उसी रात्रि के दिन बोला, रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा वंदे मातरम तथा इंकलाब जिंदाबाद के नारे को साथ फहराया गया था। आगे कह रहा कि कांग्रेस कार्य समिति ने 26 जनवरी 1930 के दिन को पूर्ण स्वराज के रूप में मनाने तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने के रूप में मनाने का निर्णय लिया, ठीक है। आगे कह रहा है कि नेहरू जी ने कहा हमारा लक्ष्य समाजवाद को स्वीकार करना है। नेहरू जी ने कहा था कि हमारा लक्ष्य जो है ना समाजवाद को स्वीकार करना, ये कहा था 1936 के लखनऊ अधिवेशन में कहा था, याद रखिएगा। आगे कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस को दूसरी बार अध्यक्षता जो है 1936 के लखनऊ और तीसरी बार अध्यक्षता फैजपुर के उत्तर प्रदेश में 1937 में जो गांव में होने वाले कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जो किया था। तो याद रखिएगा ना कि जवाहरलाल नेहरू जो थे कांग्रेस के दूसरी बार जो क्या किए थे, अध्यक्षता ना 1936 में किए थे, ठीक है, दूसरी बार। और तीसरी बार कब किए थे, 1937 में किए थे ना, फैजपुर में जो गाँव में होने वाला ना ये मतलब पहला अधिवेशन था। तो पहला बार कौन किए थे, पहला बार कब किए थे बताइए तो, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कब किए थे पहली बार? पहली बार में जो है ना पहली बार जो किए थे लाहौर, जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन किए थे 1929 में अध्यक्षता किए थे। और दूसरी बार अध्यक्षता किए थे 1936 में, ठीक है। और तीसरी बार किए थे 1937 में किए थे फैजपुर में जो गांव में जो है ना होने वाला पहला अधिवेशन था, एक बारे में बोला गया है। आगे कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय 9 अगस्त 1942 को गांधी नेहरू समेत कांग्रेस के कार्यकारिणी सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, ठीक है। तो कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय 9 अगस्त 1942 को गांधी नेहरू समेत कांग्रेस के कार्यकारिणी समितियों को गिरफ्तार किया गया। आगे कह रहा है कि 24 अगस्त 1946 को बेबल ने नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण भेजा था। बहुत डिटेल इसमें दिया हुआ, इस बुक को अच्छे से पढ़िएगा ना, बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा फैक्ट। देख रहे हैं, लगता है ज्ञान बिंदु से भी ज़्यादा बिहार दरोगा का ज़्यादा इसमें डाला हुआ है, कम सेट है लेकिन क्वेश्चन भरपूर डाला हुआ है, उससे भी डीपली है डीपली। तो कह रहा है ना कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने नेहरू समेत कांग्रेस के कार्यकारिणी सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। और 24 अगस्त 1946 को जो है ना बेबल ने नेहरू को अंतिम सरकार के लिए क्या किया, गठन का निमंत्रण भेजा था, ठीक है। एक क्वेश्चन और पढ़ते बताइएगा, क्वेश्चन नंबर एक बोल रहे हैं यहाँ पे, आगे बोला इसमें और डिटेल दिया हुआ। कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को पंडित नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल के साथ अपने पद जो है ना राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामलों की शपथ जो है ना ली थी। तो कह रहा है कि पंडित नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को 12 संसदीय मंत्रिमंडल के साथ अपने पद मतलब राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामलों की शपथ लिया। आगे कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को नेहरू जी को भारत का प्रधानमंत्री चुना गया, ठीक है। तो है कि नेहरू जी को भारत का प्रधानमंत्री जो है ना कब चुना गया था, तो क्या होगा, 15 अगस्त
1947 को 15 अगस्त 1947 नेहरू जी को को भारत हाँ आय करा कि प्रधानमंत्री वे 27 मई 1964 तक अपनी मृत्यु पर्यंत इस गरिमा को पद पर रहे थे। वे जो है ना 27 मई 1964 तक अपनी मृत्यु पर्यंत जो है इस गरिमा पद पर रहे थे। और इनके द्वारा रचित प्रमुख पुस्तक है। कौन कौन है? भारत की खोज किसने किया है? तो क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की पंडित खोज जवाहरलाल बोलेगा नेहरू तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बताएगा। लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल हाँ, नेहरू ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। द यूनिटी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो भारत एक खोज नेहरू, ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू, द यूनिटी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स तो ए नेहरू का ही पुस्तक है। आराम हराम है किनारा किसने दिया था? नेहरू जी ने दिया पंडित था। जवाहरलाल नेहरू आराम हराम का किनारा किसने दिया था? पंडित नेहरू ने दिया था। क्वेश्चन नंबर एक और पढ़िएगा, एक और पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 बताइएगा कि डैश में महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था। कब? बताइए। 1930 में ना। 1930 में जो है ना महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था। आय करा 1930 में महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था। आय करा महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत अपने 78 अनुयायियों के साथ ऐतिहासिक दांडी मार्च की शुरुआत की। ठीक है, तो कह रहा है कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत अपने 78 अनुयायियों के साथ ऐतिहासिक दांडी मार्च की शुरुआत किया। ठीक है, और यह बोल रहा है कि यह यात्रा साबरमती आश्रम से अहमदाबाद के दांडी मतलब नसौरी जिला गुजरात के करीब 240 मील लंबी पदयात्रा थी, जो 6 अप्रैल 1930 को 24 दिन की दांडी के अवैध के रूप में नमक कानून तोड़ों को उसमें समाप्त हुई थी। आगे बोल रहा है इसके बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है ना शुरू हुआ और व्यापक रूप से देश में फैल गया। आगे कह रहा कि दांडी यात्रा में बिहार से एकमात्र व्यक्ति कौन थे? गिरिवरधारी चौधरी, जिसको कारो बाबू बोलते हैं, कारो बाबू। ठीक है, तो दांडी यात्रा में बिहार से एकमात्र व्यक्ति कौन थे? गिरिवरधारी चौधरी मतलब कारो बाबू। इस अभियान की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के एल्बा से पेरिस मार्च और राजनीतिक सत्ता पारित हेतु मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। आगे कह रहा है कि गांधी तमिलनाडु में गांधीवादी नेता श्री राजगोपालाचारी ने तंजौर के समुद्री तट पर तिरुचिरापल्ली में से वेदारण्यम तक नमक की यात्रा की। ठीक है, तो कह रहा है कि तमिलनाडु में गांधीवादी नेता श्री राजगोपालाचारी ने तंजौर के समुद्री तट पर तिरुचिरापल्ली से वेदनारायण में की जो है ना मतलब कि नमक यात्रा की। मालाबार में बाइकोम सत्याग्रह के नेता जो है ना कलपन ने कालीकट के पेनौर तक यात्रा की थी। कल्पन, तो कह रहा है कि मालाबार में कलप्पन मालाबार के बाइकोम सत्याग्रह के नेता जो है के कलप्पन ने कालीकट के पेनौर तक यात्रा की। आगे कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में शिवरिम सैन्य शिविरों के तर्ज पर मुख्यालय स्थापित किया गया। ठीक है, आगे कह रहा कि पश्चिमोत्तर प्रांत में मुसलमानों के खान अब्दुल गफ्फार खां के सीमांत गांधी के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती संगठन के साथ मिलकर आंदोलन चलाया। तो कह रहा है कि पश्चिमोत्तर प्रांत के मुसलमानों के खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती संगठन के साथ मिलकर आंदोलन चलाया। आगे कह रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे प्रबल रूप बम्बई वर्तमान में गुजरात के रूप में धरसाना हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के सबसे प्रबल रूप बम्बई वर्तमान में गुजरात धरसाना में हुआ। यहाँ सरोजिनी नायडू, मनी लाल तथा इमाम साहब के नमक कारखाने पर धरना दिया। इसका उल्लेखनीय अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर से किया था। ठीक है, आगे कह रहा धरसाना धरने के समय गांधी जी पुणे के एवरा जेल में थे। तब धरसाना धरने के समय गांधी जी कहाँ पे थे? तो पुणे के एवरा जेल में थे। इनके साक्षात्कार को ब्रिटिश पत्रकार जॉर्ज स्लोकोव ने प्रकाशित किया था। ठीक है, आएगा ये कह रहा है कि आगे कि इसी जेल में सॉन्ग्स फॉर प्रिजन की रचना गांधी जी द्वारा की गई थी। किस जेल में? एरवदा जेल में ना। इसी जेल में सॉन्ग्स फॉर प्रिजन की रचना गांधी द्वारा किया गया था। और नोट में दिया हुआ कि टाइम मैगजीन 1930 में गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। तो यह कि टाइम मैगजीन ने कौन सा ईयर को जो है ना गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर के रूप में चुना था? क्या होगा? 1930 में चुना था। कब 1930 में चुना था? और रहने दीजिए, यहाँ से 28 से जो है ना हम लोग कल पढ़ेंगे, बहुत पढ़ लिए। 28 से कल पढ़ेंगे, तो बहुत कंटेंट दिया हुआ, इसको अच्छे से बस वीडियो को रिवीजन कीजिएगा ना, सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। अभी पढ़े ना, बाकी वीडियो को देखिएगा तो रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। रहने देते, क्वेश्चन नंबर 28 से कल पढ़ेंगे।